आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कृषि विज्ञान कक्षा छः। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इकाई 8 बाग। तो सबसे पहले बच्चों हम इस पाठ को हम पढ़ेंगे। आपको ध्यान से सुनना है, जैसे कि अभ्यास प्रश्न में आए हुए प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लें। और इसके बाद हम वीडियो के अंत में इसके अभ्यास प्रश्न हल करवाएंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इकाई 8 बाग, इसमें हमें किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है इस पाठ में। तो सबसे पहले आइए देखते हैं। पहला बिंदु दिया गया है कि बाग में जो बाग चैप्टर में जो है बाग लगाने के लिए स्थान का चयन कैसे किया जाता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। और नंबर 2 आता है कि बाग में पौधे लगाने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। और फिर अगला बिंदु दिया गया है कि पौधे खरीदते एवं पौध रोपण करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और अंतिम बिंदु दिया गया है कि पौधशाला और नर्सरी कैसे तैयार करेंगे। तो आइए बच्चों, इसको ध्यान से आपको सुनना है। वीडियो को बीच में पॉज नहीं, रोकना नहीं है, स्किप नहीं करना है, जिससे कि आपको इसके अभ्यास में जो आए हुए प्रश्नों का हल आप आसानी से दे सकें। तो देखते हैं, आपने अपने आसपास विद्यालय प्रांगण में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखा होगा। इसमें शोभाकार, ईंधन देने वाले, इमारती लकड़ी वाले तथा फलदार वृक्ष दिखाई देते हैं। इन वृक्षों का आहार उपलब्ध कराने में तथा पर्यावरण संतुलन में विशेष महत्व है या विशेष योगदान है। फल देने के उद्देश्य जब किसी स्थान पर एक ही प्रकार के कई वृक्ष लगे होते हैं तो इन फल वृक्षों को बाग कहते हैं। अब बाग लगाने से पूर्व इसकी योजना बनाकर तदनुसार रूपरेखा निश्चित कर ली जाती है। बाग लगाने हेतु मृदा की उपयोगिता के अनुसार ही फल वृक्षों का चयन किया जाता है। बाग लगाते समय उद्यान विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। बाग लगाने के लिए स्थान का चयन, बाग लगाने हेतु उस स्थान का चयन करना चाहिए जहां नंबर 1 सड़क एवं यातायात की सुविधा उपलब्ध हो। नंबर 2 इस स्थान की मृदा बलुई, दोमट या चिकनी मिट्टी हो। और नंबर 3 है उस स्थान पर सिंचाई तथा जल निकास की सुविधा हो। नंबर 4 स्थान ऐसा हो जहां जानवरों से नुकसान होने की संभावना कम हो। और नंबर 5 है चयनित स्थान की जलवायु फल वृक्षों के अनुकूल हो। और नंबर 6 है फल विपणन की सुविधा हो। अब इसके बाद आता है बाग लगाने हेतु क्या क्या हम तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पर स्थान का चयन करने के पश्चात अनुमानित मानचित्र बनाकर उसमें पौधों, नाली, बाड़, वायुवृत्ति और नलकूप आदि के लिए स्थान सुरक्षित कर लें। नंबर 2 है स्थान चयन के बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लेना चाहिए। नंबर 3 है जहां पौधा लगाना हो उस स्थान पर उचित आकार के गड्ढे मई जून में खोद देना चाहिए। अब इसके बाद आता है कि नंबर 4 है बरसात प्रारंभ होने के साथ गड्ढों में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद डाल देनी चाहिए। नंबर 5 है खाद डालने के 1 या 2 दिन बाद वर्षा ऋतु में जुलाई अगस्त पौधों को लगा देना चाहिए। वर्षा ऋतु में जो है जुलाई अगस्त में पौधों को लगा देना चाहिए। फिर बाग में पौधे लगाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। बाग का अच्छा रेखांकन वही कहा जाता है जिसमें प्रत्येक फल वृक्ष को वृद्धि के लिए पर्याप्त स्थान मिल सके। बाग को जुताई गुड़ाई आसानी से हो सके, यानी बाग की जुताई गुड़ाई भी आसानी से हो सके तथा फल वृक्ष देखने में सुंदर प्रतीत हो। उद्यान के रेखांकन की वैज्ञानिक विधियां निम्नलिखित कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है वर्गाकार विधि, नंबर 2 आयताकार विधि, नंबर 3 है त्रिभुजाकार विधि, नंबर 4 है पंचकोणीय विधि या पूरक विधि कहते हैं, और नंबर 5 है षटभुजाकार विधि, और नंबर 6 है कंटूर विधि। अब इसके बाद नंबर 1 में दिया है वर्गाकार विधि। तो बाग लगाने में वर्गाकार विधि अधिक प्रचलित है। इस विधि में पौध से पौध तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होती है। यदि पौध से पौध की दूरी 10 मीटर रखनी है तो पहले पंक्ति से में किनारे से 5 मीटर दूरी छोड़कर गड्ढा होते हैं। इसके बाद के पौधों की आपसी दूरी 10 मीटर रखी जाती है। इस प्रकार 2 पंक्तियों के 4 पौधे मिलाकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। जैसे ये देखिए, एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है। अब इन पंक्तियों की ये जो 4 पौधे हैं ये एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इस तरह से ये 4 पौधे ये वर्ग का निर्माण, इस तरह से ये 4 पौधे, इस तरह से ये वर्गाकार बाग हो गया। ये वर्गाकार विधि हो गया बाग लगाने की। अब इसके बाद हम आते हैं आयताकार विधि में। इस विधि में पौधे वर्गाकार विधि के समान ही लगाए जाते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि इसमें पंक्ति से पंक्ति पौधों से पौधे की दूरी से अधिक होती है। इसमें नज़दीक की 2 पंक्तियों के पौधे मिलकर एक आयत बनाते हैं, इसीलिए इसे आयताकार विधि कहते हैं। अब यहाँ पर ये आयताकार विधि दिखाई गई है।
अब वर्गाकार और आयताकार विधि में क्या अंतर होता है? वर्गाकार विधि में समान दूरी पर पौधे रोपित किए जाते हैं, जबकि आयताकार विधि में पौधे से पौधे की दूरी थोड़ी सी अधिक होती है और उनके पंक्तियों के बीच की दूरी भी अधिक होती है। तो अब यहाँ पे ये वर्गाकार विधि बताया गया है और यहाँ पे ये पौधे जो है आयताकार यानी कि दो पंक्तियों के बीच जो पौधे लगते हैं। अब इसमें हम देखें कि जैसे दो पंक्तियां हम ले लें, एक पंक्ति ये ले लें और एक पंक्ति ये ले लें, तो इन पंक्तियों के बीच ये जो चार पौधे हैं ये हमारा आयत का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद आता है त्रिभुजाकार। ये आयताकार विधि से बाग लगाई गई है। इसके बाद आता है त्रिभुजाकार विधि। इस विधि में पंक्ति एवं पौधे की आपसी दूरी वर्गाकार विधि की तरह होती है, लेकिन दूसरी पंक्तियों में पौधे पहली पंक्ति के दो पौधों के बीच में लगाए जाते हैं। इसमें पहली पंक्ति के पौधे से दूसरी पंक्ति के पौधे की दूरी पारस्परिक दूरी से अधिक होती है। इस पंक्ति से रेखांकन करने में अगर पौधे लगाने की दूरी 10 मीटर है तो पहली पंक्ति का पहला पौधा 10 मीटर की दूरी पर होगा। इसमें 3 वृक्ष लगाकर एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, इसलिए इस बाग लगाने की विधि को त्रिभुजाकार विधि कहते हैं। मतलब इस तरह से बाग लगाते हैं कि एक त्रिभुज का आकार ले लेता है। तो ये जो है चित्र में दिखाया गया है। अब इसमें ये देखो ये पेड़ मिल करके क्या बनाते हैं? त्रिभुज बनाते हैं। ये और ये और ये, अब ये 3 पेड़, अगर हम 2 पंक्तियों की बात करें तो दोनों पंक्तियों को मिल करके ये एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इस तरह से हम बाग पेड़ों को लगाते हैं। अब अगला दिया है चौथा की पंचभुजाकार विधि। यह विधि वर्गाकार विधि के समान है। अंतर केवल इतना है कि चारों पौधों के बीच खाली जगह में भी एक पौधा लगा दिया जाता है। इस तरह रिक्त स्थान में जो पौधा लगता है उसे पूरक पौधे के नाम से जानते हैं, इसीलिए इस पौधे को पूरक विधि भी कहते हैं। इस पद्धति में पूरक फलों के रूप में पपीता, केला आदि ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये पंचभुजाकार विधि में दिया गया है पौधा, और जो है ये 1 2 3 4 और एक बीच में लगा देते हैं तो 5 हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये भी लगभग वर्गाकार ही होता है। इसमें जैसे एक कोने पर इसमें लगाया पेड़, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, तो एक पेड़ हम बीच में लगा देते हैं तो ये हमारा 5 भुजाओं का आकार बन जाता है। 1 2 3 4, तो इस तरह से पंचभुजाकार हो जाता है। इसके बाद आता है षटभुजाकार। तो यह विधि शहर के निकट बाग लगाने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि भूमि महीनी होने के कारण कम जगह में अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। इस पद्धति को समत्रिबाहु त्रिभुज विधि के नाम से भी पुकारते हैं। इसमें 6 वृक्ष आपस में मिलकर एक षटभुजाकार आकृति बनाते हैं तथा 7वां वृक्ष इनके बीच में होता है। यही होता है। इस तरह से इसमें केवल 6 भुजाएं होती हैं और बीच में एक पौधा लगा देते हैं। मतलब 5 ऐसे लगाते हैं, एक छठा बीच में लगा देते हैं। यद्यपि इस पद्धति में पंक्तियों की दूरी कम अवश्य होती है, लेकिन कृषि क्रियाएँ आसानी से की जा सकती हैं। इस विधि से बाग कुछ घना हो जाता है। इस विधि द्वारा वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं, क्योंकि शहरों में जगह की कमी होती है, इसलिए वहाँ पर षटभुजाकार विधि से बाग लगाए जाते हैं। अब इसके बाद आता है कंटूर विधि। छठा विधि है कंटूर विधि। यह अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। जहाँ भूमि ऊंची नीची होती है वहाँ कंटूर विधि के द्वारा पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में पौधे सीधी रेखा में न लगाकर जमीन की आकृति के अनुसार लगाए जाते हैं। इस विधि द्वारा अन्य विधियों की तुलना में पौधे कम लगाए जाते हैं। अब अगली हेडिंग आती है पौधे खरीदते एवं पौधरोपण करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो बागवानी की सफलता आदर्श पौधों का चुनाव एवं सही रोपण पर निर्भर करती है। इनमें त्रुटियां होने पर बागवानी असफल हो जाती है। पौधों का गलत चुनाव 30 से 40 साल तक खेत को अनुत्पादक बना देता है, जब तक कि निकृष्ट वृक्षों को काटकर उत्कृष्ट पौधों का रोपण न किया जाए। यानी जब तक कि मतलब हम जो खराब पौधे हैं उनको हटा करके हम ऊंचे मतलब उत्कृष्ट अच्छे पौधों को नहीं रोपण करते हैं, तब तक जो है बाग का लगाना सफल नहीं होता है। फिर है पौधे खरीदते समय सावधानियां क्या रखनी चाहिए। नंबर 1 है प्रजाति के अनुसार चुनाव। पौध विक्रेता एवं नर्सरी मालिक कई प्रकार की प्रजातियों के पौधों को एक से मिलाकर बेच देते हैं। जब यह पौधे 10-12 साल के बाद फल देते हैं तब उनकी प्रजाति का पता चलता है और पूरा बाग खराब हो जाता है। अतः पौध खरीदते समय वांछित प्रजाति की ही पहचान करके ही पौधा खरीदें। कहने के बाद बेचने वाले सब नर्सरी में एक ही प्रकार के पौधे एक साथ बीज में बेच देते हैं और जब हम उनको लगाते हैं 10-15 साल बाद जब उसमें फल निकलता है तो वो अलग अलग प्रजाति के निकलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि एक प्रजाति का जो हमने बाग लगाया वो बाग पूरा ख़राब हो जाता है, उसमें अलग अलग प्रजातियों के पौधे लग जाते हैं। तो इसलिए हमें पहचान करके ही पौधों का चुनाव करना चाहिए। अब इसके बाद दूसरा आता है कलमी पौधों की जगह देसी पौधों का रोपण।
पौध विक्रेता देसी पौधे सस्ते होने के कारण कलमी पौधे के साथ ही देसी पौधों को बेच देते हैं। पौध खरीदते समय तना पर कलिकायन अथवा ग्राफ्टिंग का चीरा देखकर कलमी पौधे पहचाने जा सकते हैं तथा धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। आगे आता है उचित उम्र के पौधों का रोपण। प्रायः बागवान अज्ञानवश बड़े पौधों को खरीदना पसंद करते हैं। बड़े पौधे कभी कभी 4-5 साल पुराने होते हैं, जबकि रोपण हेतु 1 साल से पुराना पौधा अच्छा नहीं होता है। पौधे में शाखाएं नहीं फूटी होनी चाहिए और तना एक ही तना होना चाहिए। पौधे पिंडी समेत खरीदने चाहिए। किसी भी दशा में तिरछे, झुके हुए एवं रोगग्रस्त पौधे नहीं खरीदना चाहिए। फिर है पौधरोपण करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो नंबर 1 आता है कि पौधों को रोपण से पहले रोपण विधि के अनुसार स्थान चिन्हित कर लेना चाहिए। और नंबर 2 है कि औसतन आधा मीटर लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई के गड्ढे खोदकर इन गड्ढों को गोबर की खाद, बालू, तालाब की मिट्टी मिलाकर भर देना चाहिए। तत्पश्चात इन गड्ढों में ही पौधरोपण करना चाहिए। इसके बाद नंबर 3 है कि पौधों को गड्ढे के केंद्र में रोपित करना चाहिए। आगे दिया गया है नंबर 4 की पौधे रोपण करते समय पौधों की पिंडी फूटने ना पाए, परंतु पिंडी में लगी पॉलीथीन को ब्लेड आदि से काटकर सावधानीपूर्वक हटा देनी चाहिए। नंबर 5 है कि पौधों को मिट्टी में पिंडी तक ही दबाना चाहिए। पौधा किसी भी दशा में रोपण के समय तिरछा ना होने पाए। यदि तना किसी तरह झुक रहा हो तो बांस आदि की छड़ी की सहायता से बांधकर सहारा देना चाहिए। नंबर 6 आता है कि रोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। नंबर 7 है कि रोपण वर्षा ऋतु में या फरवरी मार्च में करना चाहिए। इसके बाद आता है पौधशाला नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वृक्ष कैसे तैयार होते हैं। वृक्ष बीज से अथवा पौधे के वानस्पतिक भाग जैसे जड़, तना अथवा पत्ती द्वारा तैयार किए जाते हैं। पौधे जिस स्थान पर तैयार किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पौधशाला या नर्सरी के नाम से जानते हैं। नर्सरी में बीज द्वारा वानस्पतिक विधि से पौधे तैयार की जाती है। किसी भी स्थान पर उद्यान की सफलता या असफलता पूर्ण रूप से पौधशाला या नर्सरी पर निर्भर करती है, क्योंकि अच्छे किस्म के पौधों की पौधशाला से ही प्राप्त की जा सकती है। फलदार वृक्ष दीर्घायु होते हैं। हम पौधघर से जैसी पौध खरीदते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसीलिए किसी विश्वसनीय पौधशाला से ही पौध खरीदनी चाहिए। एक व्यावसायिक पौधशाला में पौधों का क्षेत्र अलग होने के साथ साथ निम्नलिखित भाग सम्मिलित होना चाहिए। नंबर 1 बीज की क्यारियाँ, सीड बेड। और नंबर 2 है रोपण क्यारियाँ, गमला क्षेत्र। नंबर 3 है संवेष्टन क्षेत्र जिसको हम पैकिंग यार्ड बोलते हैं। और नंबर 4 है कार्यालय। नंबर 5 भंडार। और नंबर 6 मालीगृह। और नंबर 7 गड्ढे, खाद के गड्ढे आदि। अब है पौधशाला में कृषि क्रियाएं। पौधशाला में खाद, पानी व निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नर्सरी में अच्छी तरह सड़ी गोबर की खाद देनी चाहिए। पानी का प्रबंध अच्छा होना चाहिए। सिंचाई हजारे से या व्यावसायिक रूप से बौछारी सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई की सही विधि पौधशाला के लिए उचित और सस्ती होती है। पौधशाला को साफ रखने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहने से खरपतवार नहीं उगने पाते हैं और पौधों का विकास अच्छा होता है। इसके बाद है मार्त वृक्ष। पौधशाला में अच्छी किस्मों के फल वृक्ष लगाए जाते हैं जिन्हें मार्त वृक्ष कहते हैं। इन्हीं फल वृक्षों से शाख, शियान तथा कलिका बड लेकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। मार्त वृक्ष रोग रहित तथा कीट मुक्त होना चाहिए ताकि ये नए पौधे पूर्णतः स्वस्थ हों। इसके बाद है बीज की क्यारियाँ। बीज की क्यारियों में मूल वृंत के बीज बोकर पौधे तैयार करते हैं। क्यारियाँ खुले स्थान में बनानी चाहिए। क्यारियाँ जमीन से उठी होनी चाहिए जिससे वर्षा का पानी आसानी से निकल जाए। क्यारियों में अच्छी तरह सड़ी गोबर या कंपोस्ट खाद तथा कुछ बलुई मृदा मिली होनी चाहिए। इसके बाद आता है रोपण क्यारियाँ। कलम, गूंटी तथा रोपण द्वारा तैयार पौधों में अच्छी तरह से जड़ें विकसित हों। इसके लिए इन पौधों को एक क्यारी से दूसरी क्यारी में स्थानांतरित किया जाता है। पौधे स्थानांतरित क्षेत्र को रोपण क्यारियाँ कहते हैं। पौधों की जड़ें भूमि से अधिक गहरी न जाएं, इसके लिए भी स्थानांतरण आवश्यक है। इसके बाद आता है गमला क्षेत्र, पॉट यार्ड। नर्सरी में गमले 3 प्रकार के स्थानों पर रखने चाहिए। प्रथम तरह के वानस्पतिक विधियों से जैसे पत्ती, तना, जड़, कली, शाख से तैयार पौधों को आंशिक छाया में रखना चाहिए। दूसरी तरह के गमले पूर्णतः खुले स्थान पर रखने चाहिए जिसमें बीज द्वारा पौधे लगाए जाते हैं जैसे बेल, खिरनी, लुकाट, पपीता आदि इत्यादि। तीसरे तरह के गमले खाली रखते हैं। इसमें बालू, कंपोस्ट खाद, पत्तियों की
खाद आदि भरी जाती है। इसके बाद है संवेष्टन क्षेत्र। यह पौधघर का वो भाग है जहाँ पर पौधों की बिक्री हेतु पैकिंग की जाती है। पैकिंग हेतु नाम पत्र, टोकरी, रस्सी, पुलाव, घास इत्यादि की आवश्यकता होती है। पौधों के विक्रय तथा आय व्यय का लेखा जोखा कार्यालय द्वारा रखा जाता है। अब इसके बाद हम इसके देखेंगे अभ्यास प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि अधोलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। फल वृक्ष होते हैं तो फल वृक्ष दीर्घायु होते हैं। इसके बाद नंबर 2 आता है कि बाग के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है तो दोमट मिट्टी होती है। इसके बाद अगला दिया गया है कि नर्सरी में पौधे तैयार किए जाते हैं तो नर्सरी में पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं? उपयुक्त बीज से, तने से, जड़ से, तीनों से तैयार किए जाते हैं तो इसमें हम लगा सकते हैं उपयुक्त सभी से। अब इसके बाद है प्रश्न संख्या 2 कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला का दिया गया है कि शहर के पास की भूमि में विधि से पौधे लगाए जाते हैं षटभुजाकार। अभी हमने पढ़ा है कि वहाँ पे ज़मीन महंगी होती है और कम ज़मीन में अधिक पौधे लगाने होते हैं, इसलिए षटभुजाकार विधि का प्रयोग करते हैं। फिर आता है खा कि बाग की सुरक्षा के लिए चारों तरफ बाड़ लगाई जाती है। और नंबर 3 है कि नंबर गा है कि बाग लगाने की सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? वर्गाकार विधि है। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए, चिन्ह लगाइए। नंबर का दिया है कि बाग लगाने की कंटूर विधि मैदानी भागों में अपनाई जाती है, गलत है, ये पहाड़ी इलाकों में अपनाई जाती है। इसके बाद खा दिया गया है कि बाग लगाने की वर्गाकार विधि सबसे अधिक प्रचलित है, ये सही है। आगे दिया गया है कि बाग लगाने की पंचकोणीय विधि को पूरक विधि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। फिर इसके बाद आता है निम्नलिखित कथनों में सत्य व असत्य कथन छांटिए। तो दिया गया है कि पौधशाला में मातृ वृक्ष पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए तो ये सत्य है। अब इसके बाद आगे दिया गया है कि नर्सरी हेतु क्यारियां जमीन से नीची होनी चाहिए, ये असत्य है तो इसमें हम लिख देंगे असत्य। इसके बाद अगला दिया गया है कि नर्सरी के लिए मृदा बलुई या दोमट मिट्टी होनी चाहिए तो ये सत्य है। आगे आता है कि संवेष्टन क्षेत्र में खादों का रख रखाव होता है, ये असत्य है। अब इसके बाद आता है कि 5वां प्रश्न दिया गया है कि कंटूर द्वारा पौधे किन क्षेत्रों में लगाए जाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तर में लिख देंगे उत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में। फिर नंबर 6 है कि बाग क्यों लगाते हैं? तो इसका उत्तर बच्चों लिखेंगे कि बाग आहार उपलब्ध कराने, पर्यावरण संतुलन बनाने तथा प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाने वाले होते हैं, इसीलिए बाग लगाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 7वां प्रश्न है कि बाग लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे डाल लेंगे कि बाग लगाने की विधियां। तो नंबर 1 वर्गाकार विधि, नंबर 2 आयताकार विधि, नंबर 3 त्रिभुजाकार विधि, नंबर 4 है पंचकोणीय विधि या पूरक विधि और नंबर 5 है षटभुजाकार विधि और नंबर 6 कंटूर विधि। अब प्रश्न संख्या 8 दिया गया है कि बाग लगाने के पहले किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे कि बाग लगाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 सड़क एवं यातायात की सुविधा हो। नंबर 2 उस स्थान की मृदा बलुई दोमट या चिकनी दोमट हो, नहीं बलुई दोमट या चिकनी दोमट हो। इसके बाद नंबर 3 है उस स्थान पर सिंचाई तथा जल निकास की सुविधा हो। नंबर 4 ऐसा स्थान हो जहां जानवरों से नुकसान होने की संभावना कम हो। और नंबर 5 है कि चयनित स्थान की जलवायु फल वृक्षों के अनुकूल हो। और नंबर 5 है फल विपणन की सुविधा हो, यानी बाजार में फल को आसानी से बेचा जा सके। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है कि पौधघर यानी नर्सरी से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो बच्चों इसका उत्तर हम हेडिंग डालेंगे पौधशाला नर्सरी ब्रैकेट में। फिर हम लिखेंगे उत्तर डालेंगे, उत्तर में हेडिंग डालेंगे पौधशाला नर्सरी। फिर लिखेंगे कि पौधे जड़, तना और पत्ती आदि से तैयार किए जाते हैं। पौधे जिस स्थान पर तैयार किए जाते हैं उन्हें हम पौधशाला ब्रैकेट में नर्सरी के नाम से जानते हैं। फिर हम यहाँ से लिखेंगे कि अच्छे किस्म के पौधों की पौधशाला से प्राप्त की जा सकती है। फलदार वृक्ष दीर्घायु होते हैं। बस यहाँ तक हमें इसका उत्तर लिखना है। फिर प्रश्न संख्या 10 है कि एक व्यावसायिक पौधशाला में मुख्यतः कौन कौन से भाग होने चाहिए, वर्णन कीजिए। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, यहाँ से उत्तर लिखेंगे कि एक व्यावसायिक पौधशाला में मातृ पौधों का क्षेत्र अलग होने के साथ साथ निम्नलिखित भाग सम्मिलित होने चाहिए। नंबर 1 बीज की क्यारियाँ सीड बेड, और नंबर 2 आता है रोपण क्यारियाँ गमला क्षेत्र, नंबर 3 है संवेष्टन यानी पैकिंग यार्ड, और नंबर 4 है कार्यालय, नंबर 5 भंडार, और नंबर 6 है मालीगृह, और नंबर 7 है खाद के गड्ढे।
आदि। बस यहाँ तक हमको इसका उत्तर लिख देना है। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर हमने किताब से बताया है। बच्चों अगर वो समझ में नहीं आता है तो आप इसका उत्तर इस तरह से इसका उत्तर भी लिख सकते हैं। दोनों में से जो आपको सरल लगे वो उत्तर आप लिख करके याद कर सकते हैं। पौधे बीज, जड़ और तना आदि से तैयार किए जाते हैं। पौधे जिस स्थान पर तैयार किए जाते हैं उसे हम पौधघर या नर्सरी कहते हैं। अच्छी किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए पौधघर की आवश्यकता होती है। उद्यान की सफलता के लिए अच्छी नर्सरी जरूरी होती है। बस यहीं तक लिखना है। अब इसके बाद है प्रश्न संख्या 11। बाग लगाने की वर्गाकार विधि एवं त्रिभुजाकार विधि का सही चित्र की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसमें हम पहले हेडिंग डालेंगे, दोनों में अंतर, वर्गाकार विधि, बाग लगाने की वर्गाकार विधि और त्रिभुजाकार विधि में अंतर। फिर नंबर 1 हेडिंग डालेंगे वर्गाकार विधि और फिर लिखेंगे कि बाग लगाने में वर्गाकार विधि अधिक प्रचलित होती है। इस विधि में पौधे से पौधे तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होती है। यदि पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर रखनी है तो पहले पंक्ति में किनारे से 5 मीटर दूरी छोड़कर गड्ढा खोदते हैं। इसके बाद के पौधे की आपसी दूरी 10 मीटर रखी जाती है। इस प्रकार 2 पंक्तियों के 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। बच्चों इसका चित्र भी आपको बना देना है अपनी कॉपी में। ये इसको लिखने के बाद आप उसके नीचे चित्र बना दीजिए। इसके बाद अगला हेडिंग डालिए त्रिभुजाकार विधि। फिर उसमें लिखिए कि इस विधि में पंक्ति एवं पौधे की आपसी दूरी वर्गाकार विधि की तरह होती है, लेकिन दूसरी पंक्ति में पौधे पहली पंक्ति के 2 पौधों के बीच लगाए जाते हैं। इसमें पहली पंक्ति के पौधे से दूसरी पंक्ति के पौधे की दूरी पारस्परिक दूरी से अधिक होती है। इस पंक्ति में रेखांकन करने पर अगर पौधे लगाने की दूरी 10 मीटर है तो पहली पंक्ति का पौधा 10 मीटर की दूरी पर होगा। इसमें 3 वृक्ष लगाकर एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, इसलिए इस बाग को लगाने की विधि को त्रिभुजाकार विधि कहा जाता है। बच्चों ये चित्र आपको बना देना है। आप चाहें तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, दूसरी पंक्ति में, मतलब इस पद्धति में लिख सकते हैं। इस पद्धति में आपसे मतलब लिख सकते हैं, इस पद्धति में दूसरी पंक्ति में पौधे पहली पंक्ति के पौधों के बीच में लगाए जाते हैं। इस तरह से ये आप चाहे तो इसको आप क्रॉस कर सकते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा उत्तर, इतना आप नहीं लिखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो बस यहाँ तक इसका हम उत्तर लिख लेंगे और इसके बाद हम इसका चित्र त्रिभुजाकार विधि जो है बाग लगाने की विधि का चित्र बना देंगे। अगला प्रश्न संख्या 12 दिया गया है कि पौधरोपण करते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों हम यहाँ उत्तर लिखेंगे, उत्तर हमने लिख लिया। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे पौधरोपण करते समय सावधानियां। नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 पौधों को रोपण से पहले रोपण विधि के अनुसार स्थान चिन्हित कर लेना चाहिए। नंबर 2 है कि औसतन आधा मीटर लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई के गड्ढे खोदकर इन गड्ढों को गोबर की खाद, बालू की मिट्टी मिलाकर भर देना चाहिए। तत्पश्चात यानी इसके बाद गड्ढों में ही पौध रोपण करना चाहिए। नंबर 3 है कि पौधों में गड्ढे के केंद्र में पौधों को गड्ढे के केंद्र में रोपित करना चाहिए, कहने का मतलब गड्ढे के बीचों बीच रोपित करना चाहिए। और नंबर 4 है कि रोपण करते समय पौधों की पिंडी फूटने ना पाए, जो पिंडी बंधी होती है मिट्टी से जो बंधा होता है पौधा, वो ना फूटने पाए, परंतु पिंडी में लगी पॉलीथीन को ब्लेड आदि से काटकर सावधानीपूर्वक हटा देना चाहिए। और नंबर 5 आता है कि पौध को मिट्टी में पिंडी तक ही दबाना चाहिए। पौध किसी भी दशा में हम इसको यहाँ तक लिख सकते हैं, दबाना चाहिए। फिर इसके बाद नंबर 6 लिख देंगे कि रोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। और नंबर 7 आता है कि रोपण वर्षा ऋतु में या फरवरी मार्च में लगाना चाहिए। बस यहीं तक इसका उत्तर लिखेंगे। अब बच्चों इस पाठ का अंतिम प्रश्न दिया गया है कि पौध खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर देखते हैं। अब इसमें लिखेंगे बच्चे, हेडिंग डालेंगे पौध खरीदते समय सावधानियां। नंबर 1 लिखेंगे प्रजाति के अनुसार चुनाव। फिर लिखेंगे कि पौध विक्रेता एवं नर्सरी मालिक कई प्रकार की प्रजातियों के पौधों को एक में मिलाकर बेच देते हैं। जब ये पौधे 10-12 साल बाद फलते हैं तब उनकी प्रजाति का पता चलता है और पूरा बाग खराब हो जाता है। अतः पौध खरीदते समय वांछित प्रजाति की ही पहचान करके खरीदें, निवांछित प्रजाति की पहचान करके ही खरीदें। अब इसके बाद दूसरा आता है कि कलमी पौधे की जगह देसी पौधों का रोपण। तो इसमें हेडिंग डाल देंगे। फिर लिखेंगे कि पौध विक्रेता देसी पौधे सस्ते होने के कारण कलमी पौधे के साथ देसी पौधों को बेच देते हैं। पौध खरीदते समय
तना पर कलकायन अथवा ग्राफ्टिंग का चीरा देखकर कलमी पौधे पहचाने जा सकते हैं तथा धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। तो आप यहाँ तक इसका उत्तर लिख देंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।